बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर कॉलेज उकाड़ा। बेटे आज जो है चैप्टर 1 से हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसमें बेटे हम कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीक़ों को पढ़ेंगे। इससे पहले बेटे जो है कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका जो है पैदावार का तरीका जो है बेटे हम लोग पढ़ चुके हैं और उसकी एहतियातें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने बेटे आपको बताया था कि कौमी आमदनी की पैमाइश जो है बेटे पैदावार के तरीके से किस तरह से की जा सकती है। उसमें बेटे ज़रूरी अशिया, सनती अशिया, तजारती अशिया, मादनी अशिया और ख़िदमात को बेटे हमने शामिल किया था और उसका एक टेबल हमने बनाया था बेटे, और उस टेबल में हमने टोटल बेटे जो है उनकी मालियत को जमा करके कौमी आमदनी की पैमाइश का जो है कौमी आमदनी की पैमाइश की थी। बेटे आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो है आमदनी का तरीका। इसको बेटे इसका दूसरा नाम भी था जो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, आमदनी पैदाइश के मुआवजों का तरीका या आमदनी का तरीका। दोनों ही बेटे इसके नाम है, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो बेटे इनकम मेथड जो है, अगर साल के दौरान आमदनी पैदाइश को मिलने वाले मुआवजों को जमा कर लिया जाए तो इनका मजमुआ कौमी आमदनी के बराबर होगा। मैं दोबारा से बेटे रिपीट करता हूँ। अगर साल के दौरान आमदनी पैदाइश को मिलने वाले मुआवजों को जमा कर लिया जाए तो इनका मजमुआ कौमी आमदनी के बराबर होगा। यानी कौमी आमदनी बराबर है ज़मीन को बेटे लगान मिलता है प्लस मेहनत की उजरत प्लस सरमाए का सूद और प्लस आजरों का मुनाफा। बेटे अब आपको फर्स्ट तो ये पता होना चाहिए कि आमदनी पैदाइश कितने हैं। हम बेटे फर्स्ट ईयर में जो है इसको पढ़ चुके हैं। 4 आमदनी पैदाइश होते हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ठीक है बेटे। तो बेटे ज़मीन को क्या मिलता है बेटे, रेंट मिलता है, जिसको हम लोग लगान बोलते हैं बेटे। ठीक है। मेहनत को बेटे क्या, उजरत, मजदूरों को जो आप लोग बेटे पैसे देते हैं। और सरमाए का बेटे क्या होता है, सूद होता है बेटे, जो मशीनरीज पे आप इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। उसके बाद बेटे तंजीम, जिसको आजर भी बोलते हैं, उनका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब इन तीनों को बेटे, इन तीनों के पैसे देने के बाद जो पैसे बचते हैं वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है आजिर का। अच्छा बेटे, जब इन चारों को आप सम कर लेते हैं तो आपके पास आपकी कौमी आमदनी जो है एक साल में कि आपके मुल्क में कितनी इनकम जो है वो जनरेट हुई है या कितनी इनकम है वो आ जाती है। अच्छा बेटे, जिस तरह पहले जो है पैदावार के तरीके में कुछ एहतियातें हमने पढ़ी थी, इसमें भी बेटे कुछ एहतियातें करनी पड़ती हैं। अच्छा, इस तरीके के तहत बेटे मंदरजा झैल आमदनियों को कौमी आमदनी के तखमीने में शामिल किया जाता है। अब देख बेटे, तमाम सरकारी, खुद मुख्तार और निजी तजारती कारोबार, अदारों और घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहें। ठीक है बेटे। अब इनको देखें शामिल किया जाता है तमाम सरकारी, वो जो गवर्नमेंट के अंडर है, खुद मुख्तार जो अपना बिजनेस खुद करते हैं, वो लोग जो जो गैर सरकारी अदारों के अंडर हैं, तजारत करने वाले लोग, कारोबारी अदारे और घरेलू मुलाजमीन, वो लोग जो आपके घरों में बैठे तनख्वाहों पे काम करते हैं, उनकी उजरतें और ज़िमनी आमदनियाँ शामिल हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे मुख्तलिफ किस्म के कारोबार कारोबारों से हासिल होने वाली आमदनियाँ, मसलन किसान, ताजर, वकील, डॉक्टर और योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की आमदनियाँ। ठीक है बेटे। अब आपने क्या करना है, इनमें उन तमाम लोगों की इनकम शामिल कर लेनी है जो किसी भी कारोबार से मुंसलिक हों। किसान है, ताजर है, वकील है, डॉक्टर है, या वो डेली जो है मजदूर है, मजदूरी पे काम करता है। ठीक है बेटे। उनकी आमदनी इसमें शामिल होनी है। उसके बाद बॉन्ड्स जो होते हैं आपके, जो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, तनख्वाहत और कर्जा जात पर हासिल होने वाला सूद। ठीक है बेटे। वो जो आप किसी को कर्जा देते हैं, वैसे सूद इस्लाम में हराम है, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग इसलिए बेटे, तो आप किसी को कर्जा देते हैं, जो सूद आप लेते हैं बेटे, वो भी आपने उसमें शामिल करना है इनकम को पैमाइश करने के लिए, इसको मैयर करने के लिए। नंबर 4 पे बेटे मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनों के इस्तेमाल के मुआवजे। ठीक है, लगान, किराए, रॉयल्टी वगैरह। अब बेटा जो ज़मीनें आप रेंट पे देते हैं उनके मुआवजे, उनके लगान भी इसमें शामिल करने हैं। उसके बाद है मुश्तरका सरमाया की अंजुमनों के तकसीम शुदा और गैर मुनकसम शुदा मुनाफाजात और हुकूमत को अदा शुदा मुनाफा टैक्स। अब बेटे कंपनीज होती हैं, कुछ लोग मुश्तरका सरमाया की कंपनी कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है, एक ऐसा कारोबार जो दो या दो से ज़्यादा लोग शुरू करते हैं बेटे, उनको मुश्तरका सरमाया की कंपनी कहते हैं। तो बेटे अब जब उनके मुनाफा की तकसीम होती है तो उस तकसीम को भी शामिल करना है कि फलां को कितना मुनाफा मिला, फलां को कितना मुनाफा मिला, और बेटे वो मुनाफा जो शेयर नहीं किया गया, ठीक है, उसको भी ठीक है वो भी लिखना है। और हुकूमत को जो टैक्स दिया है मुनाफा की सूरत में या जो प्रॉफिट दिया है वो भी आपने इसमें शामिल करना है। तो आप बेटे जब आप इन
5 पॉइंट्स को शामिल कर लेते हैं तो आपकी कौमी आमदनी जो है उसकी पैमाइश हो जाती है कि आपके पास टोटल जो है कितने पैसे हैं, आपके मुल्क के पास टोटल कितने पैसे हैं। अच्छा बेटे, इसमें भी कुछ एहतियातें करनी पड़ती हैं। नाजायज़ और गैर कानूनी तरीकों से हासिल शुदा आमदनी शुमार नहीं की जाती। इस तरीक़ा से कौमी आमदनी मालूम करते वक्त नाजायज़ और गैर कानूनी तरीक़ों से। अब बेटे नाजायज़ और गैर कानूनी तरीक़ाकार कौन से होते हैं बेटे, उनकी इनकम बेटे कौन सी होती है। दौलत जैसे बेटे रिश्वत जो है गैर कानूनी है, चोरी बेटे गैर कानूनी है, स्मगलिंग बेटे ठीक है, और चोर बाजारी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा दोज़ी वगैरह से हासिल होने वाली या हासिल की जाने वाली रकूम को कौमी आमदनी में शुमार नहीं किया जाता। ठीक है बेटे, अब एहतियात करनी है कि वो जो रिश्वत ली है, चोरी की है, स्मगलिंग की है, वो वाली इनकम इसमें शामिल ना हो। उसके बाद बेटे इंतकाली अदायगियाँ शामिल नहीं की जाती। अब बेटे इंतकाली अदायगियाँ क्या होती हैं, बगैर मेहनत के हासिल होने वाली आमदनियाँ, जिन्हें इंतकाली अदायगियाँ कहा जाता है, कौमी आमदनी में शुमार नहीं की जाती। जैसे बेटे ज़कात जो है, खैरात, सदकात, वजीफ़ा, पेंशन, तहफ़ वगैरह, ये बेटे ऐसी आमदनी है जो आपको बिना मेहनत के मिल जाती हैं, बिना आपको जो है काम किए आपको पैसे मिल जाते हैं, वो आपकी इंतकाली अदायगियाँ होती हैं। तो वो भी बेटे हम अपनी इस जो है तरीके में शामिल नहीं करते, पैमाइश के तरीके में शामिल नहीं करते, क्योंकि इनसे कोई चीज़ पैदा नहीं होती। क्योंकि बेटे जो चीज़ पैदा होती है उन्हीं की मालियत लगाई जाती है ना। अब इस बंदे ने काम ही कोई नहीं किया, उसको फ्री में पैसे मिलेंगे, इसका मतलब ये कि उसने अब जो है पैदावार में कोई हिस्सा नहीं डाला, बल्कि उसको फ्री वो चीज़ जो है वो मिल रही है। अच्छा बेटे, उसके बाद जो है नेक्स्ट इसका तरीका है बेटे खर्च का तरीका। आखिरी तरीका है बेटे खर्च का तरीका, एक्सपेंडिचर मेथड। अगर मुल्क में एक साल के दौरान अशिया और खिदमात की खरीदारी पर किए जाने वाले खर्च को जमा कर लिया जाए तो इससे भी कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। मतलब अगर आप कौमी आमदनी की पैमाइश आप करना चाह रहे हैं तो एक साल में आपके मुल्क में जितनी भी अशिया जो है खरीदी गई हैं बेटे, वो कितने में खरीदी गई हैं, उन अखराजात को जमा कर लें। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 100 मीटर जो है वो कपड़ा पैदा हुआ है और उसको 1 लाख में खरीद लिया गया है। ठीक है बेटे, तो आपकी टोटल इनकम जो है वो कितना खर्चा हुआ, 1 लाख हुआ है, तो आपकी मुल्क की आमदनी कितनी है बेटे, टोटल 1 लाख है। अच्छा बेटे, इस तरीका से कौमी आमदनी मालूम करने के लिए दर्ज झैल अखराजात को जमा किया जाता है। ठीक है बेटे, जैसे वो 4 चीज़ें थी, ठीक है, फर्स्ट पैदावार के तरीके में वो 5 पॉइंट्स थे, आमदनी के तरीके में इसी तरह बेटे जब खर्च करना है तो उसके भी 4 पॉइंट्स हैं। उसमें पहला पॉइंट है अशिया सारिफीन पर अवाम का खर्च। बेटे अशिया सारिफीन वो अशिया जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पे अवाम का हमारा अपना खर्च जो है। अशिया सारिफीन पर हुकूमत का खर्च, गवर्नमेंट ने जो है अशिया सारिफीन पे क्या खर्च किया है। ठीक है बेटे, अशिया सरमाया पर अवाम का खर्च, अशिया सरमाया जो मजीद अशिया बेटे पैदा करते हैं उस पर अवाम ने क्या खर्च किया है, और अशिया सरमाया पर हुकूमत ने क्या खर्च किया। मतलब ये 4 पॉइंट्स हैं बेटे। वो चीज़ें जो इस्तेमाल हो जाती हैं उस पर अवाम का क्या खर्च है, वो चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उस पर गवर्नमेंट का क्या खर्च है, वो चीज़ें जो मज़ीद बेटे जो है चीज़ें पैदा करती हैं, ठीक है, या जिनसे मज़ीद जो है आप पैसे कमाते हैं उस पर अवाम का क्या खर्च है, और वो बेटे जो उन उन चीज़ों पर गवर्नमेंट का क्या खर्च है। इन चारों को बेटे आपने जो है सम कर लेना है, इन पर होने वाला खर्च सम कर लेना, तो आपके पास बेटे खर्च के तरीके से कौमी आमदनी की पैमाइश जो है वो मालूम हो जाएगी। बेटे अशिया सारिफीन जो है और अशिया सरमाया आप अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो कि अशिया सारिफीन जो है जिनसे बराह रास्त तस्कीन हो जाती है, और अशिया सरमाया जो जिनसे बराह रास्त तस्कीन ना हो बल्कि ये मज़ीद अशिया पैदा करने के लिए काम आए। ठीक है बेटे, उसके बाद बेटे एहतियातें करनी पड़ती हैं। फरसूदगी के अलाउंस को अखराजात में मनहा कर दिया जाए। कुछ एहतियातें हैं बेटे, इसको भी इस तरीक़ों को भी अपनाते वक्त आपने कुछ एहतियातें करनी है। तो पहली एहतियात बेटे है फरसूदगी अलाउंस को अखराजात में से मनहा कर दिया जाएगा। जो आपने अखराजात किए हैं तोड़ फोड़ पे मशीनों की, उनको इसमें से निकाल दिया जाए। कीमतों में शामिल बिलावास्ता टैक्स मिना कर दिए जाएँ। वो टैक्स बेटे जो इनडायरेक्टली तौर पर आप पे लगाए जाते हैं, कीमतों में से वो निकाल दिए जाएँ। एक शय खरीद में एक ही मरतबा अखराजात को शामिल किया जाए। बेटे एक शय की खरीद जो है, आपने एक चीज़ खरीदी है उसको एक मरतबा ही शामिल किया जाए। मतलब देखें, अगर एक शख्स जो है पहले एक शय खरीदता है और फिर वही शय बाद में गवर्नमेंट से खरीद लेती है या दूसरा बंदा खरीद लेता है, तो इस तरह बेटे एक ही शय पर अखराजात दो बार हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर दोबारा हो जाएंगे तो और कौमी आमदनी का तखमीना गलत हो जाएगा। आज से अब वो चीज़ बेटे डबल काउंट हो जाएगा ना। आपने भी खरीद ली, आपने किसी और ने भी खरीद ली, अब एक ही चीज़ है उस पर 2 बार अखराजात हो गए, मैंने भी किए और सेकंड पर्सन ने भी किए। तो बेटे अगर वो हम सम करेंगे उसका तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा और हमारा तरीका गलत हो जाएगा।
ठीक है बेटे, तीनों तरीकों को हमने तफसील से पढ़ लिया है, इसकी एहतियातें भी बेटे पढ़ ली हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बेटे, आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और किसी बात की समझ नहीं आई बेटे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बेटे, इंशाल्लाह बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में एक नया लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।